दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। एक रिक्वेस्ट करूंगा अभी आपसे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों लेट्स बिगिन द टुडेज करंट अफेयर। ये करंट अफेयर दोस्तों आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जो यूपीएससी के लिए जरूरी हैं सभी से आपको अवगत कराता है। मतलब इस करंट अफेयर को पढ़ने के बाद ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको और पढ़नी पड़े। ठीक है, यूपीएससी सीएससी की पूरी तैयारी के लिए दिस इज इनफ और ये सफिशिएंट है, इस बात की गारंटी दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, आपको अगर मैं बताऊं जो तैयारी है यूपीएससी की, उसमें हम करंट अफेयर पे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। सर कितने महीने का पढ़ना होता है, कितने महीने का नहीं पढ़ना होता। तो आप ये बात जान लो यार, यूपीएससी की तैयारी के अंदर में जिस दिन आप तैयारी करते हो ना उस दिन से करंट अफेयर पढ़ना होता है। कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको याद कितना करना। देखो करंट अफेयर आप याद नहीं कर सकते भाई। करंट अफेयर के कुछ भाग जो जीएस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बस आप वो कनेक्ट करके समझ सकते हो, यही आपको करना है। वैसे करंट अफेयर अगर पूछा जाए तो पिछले 2 साल तक की बातें जो है यूपीएससी के अंदर में पूछ ली जाती है, लेकिन वो बातें एग्जैक्ट आपसे न्यूज़ नहीं पूछेगा कि बताओ ये कब हुआ था, ये विजिट किसने की थी ना। वो आपसे पूछेगा भी तो भी क्या पूछेगा कि उसका जीएस में सिग्निफिकेंस क्या कहाँ है। तो मैं एक बात बोलता हूं दोस्तों, अगर आपका 2025 में एग्जाम है, 2026 में है तो कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि तैयारी आपकी यूपीएससी की जो करंट अफेयर है इसी से आपकी पूरी होती है। तो चलिए बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों आज का करंट अफेयर एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है यूपीएससी सीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो दोस्तों तो वी हैव डिफरेंट चैनल्स। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गाइज सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स। एक बार इन सारे के सारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी विद द नेम सुमित कुमार। आप सुमित कुमार के नाम से मुझे क्या करोगे, फॉलो करोगे। एक बार जब आप मुझे फॉलो कर लोगे ना, उसके बाद कोई भी मेरी क्विज होती है, कोई भी मेरी स्पेशल क्लास होती है या मेरा कोई भी प्लस कोर्स आता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद मी। आप मेरे साथ मिलकर उस क्लास को आप क्या कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। बात करते हैं आज की पहली न्यूज। आज की जो पहली न्यूज है दोस्तों ये गिलगिट बाल्टिस्तान से है। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है ये हमारा लद्दाख का रीजन है जो लद्दाख की टेरिटरी के अंदर आता है, बट करंटली ठीक है इट इज ऑक्यूपाइड बाय द पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। पाकिस्तान ने जबरदस्ती इस पे कब्जा किया हुआ है और करंटली ठीक है जो यूएन कन्वेंशन है उसके अगेंस्ट में है ये ऑक्यूपेशन। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर में ऑक्यूपेशन कर रखा है। तो अभी हमारे जो राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है, अभी शौर्य दिवस था। शौर्य दिवस वो दिन होता है जिस दिन भारत की जो आर्मी है, आपको पता है आज़ादी के तुरंत बाद जो जम्मू एंड कश्मीर था उसने डिसाइड किया था कि भाई वो ना तो इंडिया में मिलेगा ना ही पाकिस्तान में मिलेगा, है ना। तो इस बात का फायदा उठा के पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों, जैसे ही आज़ादी मिली पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर के ऊपर ताकि उसको अपने अंडर लिया जा सके। वहाँ के महाराजा हरी सिंह जो है वो भाग के आए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ जो है एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी जिसके तहत भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था क्या दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर। तो उस समय फिर जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, महाराजा हरी सिंह आए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ, उसके बाद भारत ने अपनी आर्मी भेजी कहां पर दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। और हुआ क्या, भारत की आर्मी ने पाकिस्तान की सेना को यार करारी धूल जो है, शिकस्त की धूल जो है वो चखाई। उसी दिन को शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है कि जिस दिन भारत की आर्मी जो है वो लैंड की थी कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसी दिन के पे बोलते हुए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जो है शौर्य दिवस के ऊपर, तो उन्होंने कहा है कि भैया अभी जो जम्मू एंड कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन का काम है ना वो अभी पूरा नहीं हुआ है। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों 5 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था। ठीक है, गृह मंत्री बने थे हमारे अमित शाह जी और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर में हमने आर्टिकल 370 को क्या कर दिया था, स्क्रैप कर दिया था। तो उसके बाद में कह रहे हैं कि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनिफिकेशन है, ठीक है, वो अभी इंटीग्रेशन जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, कह रहे ये पूरा तब होगा जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ जाएगा
उस दिन हम समझेंगे कि ये जो है भारत जो है वो जो कश्मीर है उसका फुल इंटीग्रेशन हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि जब से हमने धारा 370 को हटाया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो 2 यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर डेवलपमेंट के नए आयाम देखने को मिले। हालांकि इस बयान के अंदर में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहीं भी जो अक्साई चिन जो चाइना ने ऑक्यूपाइड किया हुआ एरिया है उसके ऊपर, या जो पाकिस्तान ने गिफ्ट में जो दिया हुआ है किसको, चाइना के हिस्से में ना थोड़ा सा पार्ट उन्होंने सीड किया हुआ है, छोड़ा हुआ, गिफ्ट में दिया हुआ है, उसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई। गिलगिट बाल्टिस्तान दोस्तों एक बहुत ही अहम आपका जियोग्राफिक रीजन है दोस्तों। इसके अंदर में दुनिया के 3 बड़े ग्लेशियर स्थित हैं, मिनरल रिच है, काफी सारे मिनरल्स इसके अंदर में पाए जाते हैं दोस्तों। पिछले कुछ समय पहले जो है पाकिस्तान ने यहां पर माइनिंग जो है उसको अप्रूव कर दिया था, प्राइवेट माइनिंग को अप्रूव कर दिया था, जिससे लोकल जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी की थी कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। ऑल्दो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, दिस इज कंप्लीट इंडियन टेरिटरी, भारत का क्षेत्र है और इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इंडिया ने बिल्कुल साफ कह रखा है कि भारत का क्षेत्र है और इसके ऊपर में पाकिस्तान की कोई मॉडस ऑपरेंडी नहीं है। लेकिन ठीक है, जबरदस्ती अभी कब्जा हुआ है, जिस दिन मोदी जी को गुस्सा आएगा देखते हैं, ठीक है, ये भारत का अभिन्न अंग जो है वो जरूर बनेगा। तो यही बात जो है यहां पर किन्होंने बताई है, डिफेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में कही थी। इस मुद्दे के बाद में मैं बात करूंगा आपको गिलगिट बाल्टिस्तान ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में, क्या अहमियत है इसकी, ठीक है, और यूएन, क्योंकि कश्मीर को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान यूएन पहुंच गया था, तो वहां पर इसका क्या स्टेटस है, ये सारे मुद्दे जो हैं दोस्तों हम चर्चा में लाने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान मिशन टू एंड व्हेन गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके यूनाइट विद द इंडिया। ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भाई मिशन तब खत्म होगा, जो हमने एक मिशन स्टार्ट किया है री इंटीग्रेशन का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का, वो खत्म तब होगा जब हम गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को भारत में मिला दिया जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है दोस्तों, दिस इज गिलगिट बाल्टिस्तान। ये जम्मू एंड कश्मीर का वो भाग है दोस्तों जो उन्होंने पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दिया, किसको दोस्तों, चाइना को। ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये गिलगिट बाल्टिस्तान। हमारी जो एलओआई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो यहां से पास होती है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये टेरिटरी जो है वो लद्दाख है, ये टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तान के अंदर में 4 प्रोविंस है, प्रांत हैं। पाकिस्तान इसको अपना 5वां प्रांत क्लेम करता है, इसको ऑटोनॉमी दी हुई है, गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र को ऑटोनॉमी दी हुई है। भारत के अंदर में पहले जब जम्मू एंड कश्मीर था तो इसके नाम की जो सीट है असेंबली में वो खाली रहती थी, ठीक है, लेकिन हाँ इंडिया का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बट टॉपिक देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज गिलगिट बाल्टिस्तान। यहीं से आपका सीपैक जो प्रोजेक्ट है वो जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है जाता है, जिससे भारत ने जो है अपनी चिंता जताई है। भारत लगातार उसके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाइना की इस बात पर निंदा करता रहता है। दुनिया के अंदर में अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल को मैं छोड़ दूं तो 3 बड़े ग्लेशियर, बायाफो, हिस्पर, बल्टोरा, यहीं पर स्थित है दोस्तों, इसी पर स्थित है, यहीं स्थित है। दुनिया की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है K2, ठीक है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस पर बातचीत करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं मुद्दा आपको समझ में आ रहा है। जीएस पेपर 2, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, भारत और इसके पड़ोसियों के साथ में जो संबंध है उस पे मुद्दा समझ में आ रहा है। अरे डिफेंस मिनिस्टर ने सॉरी दिवस पे कहा कि भैया मामला तब समाप्त होगा जम्मू एंड कश्मीर के सशक्तिकरण का, इंटीग्रेशन का, जो हमने 5 अक्टूबर 2019 को जो शुरू किया था, जब धारा 370 को स्क्रैप किया था, वो मामला तब खत्म होगा जब हम पीओके को और गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र को आपस जम्मू एंड कश्मीर के साथ में वापस जोड़ देंगे, तब मामला खत्म होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब से हमने ये 370 हटाया है, जम्मू एंड कश्मीर हो या लद्दाख हो, उनमें एक नई विकास की धारा जो है वो शुरू हो गई है। ये बात भी यहां पर उन्होंने कही है। अब मुद्दा है हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे क्या है, किससे, ज्योग्राफिकल लोकेशन में क्या क्या है, ठीक है, वो सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। So the mission of full integration of Jammu and Kashmir that started on August 5, 2019 will be completed when the Gilgit-Baltistan area and POK will reunited with India। तो कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर का जो रीयूनाइटेशन इंटीग्रेशन है या जो रीयूनाइट करने का जो पूरा प्रोग्राम है, जो हमने 5 अगस्त को स्टार्ट किया था, 5 अगस्त 2019 को शुरू किया था, वो खत्म कब होगा, जब हम पीओके और इस एरिया को भी मिला देंगे। तो ये कहा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने किस पे, शौर्य दिवस। शौर्य दिवस बेसिकली वो दिवस के रूप में मनाया जाता है कॉमेमोरेट द इंडियन आर्मी सक्सेशन आफ्टर द लैंडिंग ऑफ सोल्जर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन अक्टूबर 27, 1947, ठीक है।
द डे आफ्टर इंडिया साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एंड देन जम्मू एंड कश्मीर रूलर महाराजा हरि सिंह। तो उस समय जो जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे महाराजा हरि सिंह, उसके साथ जैसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था, उसके बाद इंडियन आर्मी वहां गई और उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को धूल चटा दी। तो उस दिन को हम शौर्य दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यही इन्होंने कहा, ठीक है, जो फिर से मैं बात बता रहा हूं कि भाई इंटीग्रेशन का जो हमारा फुल इंटीग्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, मकसद तभी पूरा होगा। उन्होंने कहा कश्मीर और लद्दाख जो है वो नए डेवलपमेंट के पाथ पे चले गए हैं जब से हमने 5 अगस्त 2019 को क्या किया था, आप सबको पता है दोस्तों, धारा 370 को जो हटाया था। द मिशन विल कंप्लीट ओनली व्हेन गिलगिट बाल्टिस्तान एंड एरिया ऑफ पीओके यूनाइट विद इंडिया। इन्होंने कहा मिशन भाई तभी पूरा होगा जब गिलगिट बाल्टिस्तान और जो पीओका के एरिया है, पीओके का जो एरिया है, वो दोबारा से भारत के साथ में क्या हो जाएगा, रीयूनाइट हो जाएगा, दोबारा से जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। वर्तमान का सिनेरियो क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिलहाल के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान ने उसको एक ऑटोनोमस स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। वैसे पाकिस्तान में 4 प्रांत है और पाकिस्तान इसको अपना 5वां प्रांत कहता है। ये पाकिस्तान के नजरिए से मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्या कहता है, फिर भारत के नजरिए से हम बात करेंगे। तो राइट नाउ इट इज एन ऑटोनोमस रीजन, है ना। इसके इट बिकम्स द 5th प्रोविंस ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान का ये 5वां प्रोविंस बन जाता है अगर हम पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं तो, ठीक है। करंटली पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंस, उसमें बलूचिस्तान, खैबर पुख्तून, उसके अलावा पंजाब और सिंध आता है। ये मैं किसकी बात बता रहा हूं दोस्तों, ये पाकिस्तान का सिनेरियो है, ठीक है। पाकिस्तान ऐसा कहता है, बट भारत का स्टैंड क्या है दोस्तों, इंडिया ने बिल्कुल साफ बोल रखा है पाकिस्तान को कि जो पूरी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की, वो हमारी है और उसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान और जो पीओका एरिया है, पीओके का एरिया है, ये भी कंप्लीटली किसका है दोस्तों, भारत का है। ये फुल्ली लीगल एंड इररिवोकेबल एक्सेशंस है। तो आप इसको, इस गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री बाय वर्च्यू ऑफ इट्स फुल्ली लीगल एंड इररिवोकेबल एक्सेशन। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन हुआ था, तो हमने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि तुम भले ही उछल लो, तुमने कब्जा किया हुआ है, ठीक है बेटा, टाइम आएगा जब बता देंगे तुम्हें, ले लेंगे, लेकिन तुम्हारा इसके ऊपर में कोई भाग नहीं है, कोई वो नहीं है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ था उससे के माध्यम से ये पूरी तरीके से इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक भाग है। इंडिया मेंटेन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इट्स जुरिस्डिक्शन हैज नो लोकस स्टैंडी ऑन टेरिटरीज इलीगली एंड फोर्सिबली ऑक्यूपाइड इट। भारत का ये भी कहना है कि एक ऐसा क्षेत्र जो तुमने फोर्सफुली, जबरदस्ती जिस पे कब्जा किया हुआ है, वहां पर तुम्हारी सरकार या तुम्हारे न्यायपालिका का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। मैंने बताया, देखो पाकिस्तान कहता है कि फिलहाल के लिए वो उसका है, गिलगिट बाल्टिस्तान कह रहा है कि हमारा 5वां प्रोविंस है। बट भारत ने एक बात साफ कर दी है कि बेटा भ्रम में मत रहो, बहम में मत रहो, दिन में सपने मत देखो, ये हमारा एरिया है और इसके ऊपर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जब साइन हुआ था तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकेशन ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। तो अगर मैं लोकेशन को बताऊं आपको, तो आपको भी दिख ही रहा है दोस्तों लोकेशन, अगर हम देखते हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन है, तो इधर जो है वो है चीन, चाइना, है ना। इधर जो है वो पाकिस्तान आ जाता है और इधर यहीं से कनेक्टेड क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान। अगर ये हमारे पास हम इसको दोबारा ले लेते हैं ना, तो अफगानिस्तान से हमारी डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी, फिर हमें चाबहार पोर्ट वगैरह वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है दोस्तों, लोकेशन है। सो बात कर रहे हैं हम लोकेशन की, तो इट इज बॉर्डर्ड बाय चाइना, अफगानिस्तान एंड कश्मीर इन द साउथ ईस्ट, आपको पता ही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी से पास होता है दोस्तों। टेरिटरी ऑफ जो प्रेजेंट डे गिलगिट बाल्टिस्तान है, इट बिकम अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन 1970 अंडर द नेम नॉर्दर्न एरिया। वर्तमान में जो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है 1970 में उसे उत्तरी क्षेत्र के नाम से जो है बताया गया। द टेरिटरी ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान इज हाईली माउंटेनस, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है दोस्तों, क्योंकि हिमालय है वहां पे, आपको पता है, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, माउंटेनस एरिया है पूरा का पूरा। इसका महत्व क्या है सर, गिलगिट बाल्टिस्तान का भौगोलिक महत्व क्या है, मैं आपको बता दूं। दुनिया के जो तीन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर हैं दोस्तों, जो पोलर रीजन के बाहर है, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर अगर ग्लेशियर है, क्योंकि हिमालय की हाइट है दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है कौन, हिमालय। और हाइट पे होने की वजह से यहां पर जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो वर्षा होती है, दैट टुक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्नो, तो बर्फ जमी हुई है। तो उसकी वजह से अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में जो ग्लेशियर्स होते हैं नॉर्थ पोल पे या तो साउथ पोल पे, उससे बाहर जो 3 बड़े ग्लेशियर है वो यहीं पे स्थित है। नाम है बायाफो, बाल्तोरा और तीसरा जो है वो है बतूरा,
ठीक है। तो 3 बड़े ग्लेशियर हैं यहां पे। मैंने आपको बताया K2 जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत के अधिकार क्षेत्र में है तो आप बताते हो कंचनजुंगा, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत की हाईएस्ट पीक, आपको ऑलवेज नाम देना है किसका दोस्तों, K2, ठीक है। अब पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, हमने थोड़ी ना सरेंडर कर दी इसको। गिलगिट बाल्टिस्तान इज रिच मिनरल डिपॉजिट एरिया, मिनरल बहुत है उसके अंदर में, आप मान दो मेटालिक, मेटल धातु मिलती है, अधातु, ठीक है, एनर्जी मिनरल्स जो हैं, खनिज सब यहां पे मिलता है दोस्तों, प्रीशियस स्टोन्स एंड डिफरेंट रॉक ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। और इसीलिए थोड़े दिन पहले ना पाकिस्तान ने यहाँ प्राइवेट कंपनी जो है उनको अलाउ कर दिया था कि आप जाओ माइनिंग करो, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि यार ऐसा नहीं होने देंगे, आप जो है हमें इस प्रकार से ये यहाँ पे आकर आप माइनिंग नहीं कर सकते। प्रेजेंट स्टेटस अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखो यार प्रेजेंट स्टेटस यही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है मामला जम्मू एंड यूनाइटेड स्टेट के यूनाइटेड नेशन के पास है। तो यूनाइटेड नेशन का जो कमीशन है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, तो 28 अप्रैल 1949 को बना था। द एरिया इज करंटली अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, और ये वायलेशन है किसका दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का। और ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कब दोस्तों, 28 अप्रैल 1940। तो जो पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन दैट इज टोटली इलीगल, ठीक है। अगर मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से भी देखें, यूएन के हिसाब से भी देखें, तो इट इज टोटली इलीगल। द ऑक्यूपेशन टू प्लेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। जो ये कब्जा किया गया था ना, तो इन्होंने, ऐसा नहीं है कि वहां के लोग जो हैं वो खुश हैं, वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, उन्होंने रेफरेंडम कराया, ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती उन्होंने ऑक्यूपेशन किया हुआ है गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र का। Despite the UNCIP calls for Pakistan to withdraw its forces from the disputed area, the occupation remains to this day। और जब ये हुआ, जब ये साइन हुआ, ठीक है भाई, मामला यूएन के पास गया, तो यूएन ने जब रेजोल्यूशन पास किया यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो यूएन ने साफ कर दिया कि भाई पाकिस्तान को अपनी आर्मी यहां से क्या करनी पड़ेगी, विथड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज पाकिस्तान फोर्सफुली इस एरिया के ऊपर में अपनी फोर्सेस जो है उसने जमा रखी है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से क्या कर दिया है, मना। और आज के दिन भी पाकिस्तान की जो सेना है वो यहां पर स्टेशनड है। For over 60 years now, the area of Gilgit-Baltistan has lacked a proper constitutional status, a working legal system and political autonomy। अब देखो ना, वो अगर हम सही देखें तो पाकिस्तान, तो देखो पाकिस्तान की खुद की अर्थव्यवस्था काम नहीं कर रही, पाकिस्तान का खुद का पॉलिटिकल सिस्टम काम नहीं करता ढंग से, तो वो इसको तो क्या ही संभाल लेंगे। तो ये जो लोग हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के, आज भी क्या कर रहे हैं दोस्तों, सफर कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब ना इधर के हैं ना उधर के हैं, इनके अंदर में कोई, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ढंग से काम नहीं कर पाती, तो इन लोगों के लिए जो है बड़ी समस्या है आज के दिन भी, ठीक है। मुद्दा समझ में आया दोस्तों? चलिए बताइए, मुद्दा समझ आया? क्या बताया मैंने कि शौर्य दिवस पर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि भैया जो हमने 5 अगस्त 2019 को शुरू किया था धारा 370 को हटा के, वो काम तब पूरा होगा जब हम क्या कर देंगे, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को मिला लेंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है, मैंने बताया, जो हमारी आज की यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके अंदर हम उसको करते हैं, शामिल करते हैं। और ये एरिया जो है अभी पाकिस्तान अपने अंदर क्लेम करता है, वैसे इसको अभी ऑटोनॉमी दी हुई है, स्वायत्ता दी हुई है, ठीक है। भविष्य में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट माउंटेनस एरिया है, 3 बड़े ग्लेशियर है, K2 इसी के अंदर स्थित है दोस्तों। ये सारी बातें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आई दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक बार ओके की रिपोर्ट करो। एंड गाइस प्लीज यार वीडियो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। एक रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि वीडियो को क्या कर दिया करो दोस्तों, लाइक कर दिया करो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 लाइक द वीडियो। यार घर में 2-4 फोन होंगे ना, ठीक है, घर में 2-4 फोन होंगे, एक बार उनसे भी कर दो, ठीक है। नवंबर के अंदर में एक नई क्रांति लेके आ रहा हूं, नवंबर की नई क्रांति लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। बताना नहीं चाहता मैं आपको कुछ भी इसके बारे में, ठीक है। जब आएगी, जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा। सो इसीलिए मैं कुछ अभी के लिए कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ नई चीज़ें हैं नवंबर के अंदर में जो अपने को लेके आनी है आपके लिए, जो मैं काम करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइज एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी तक जाना चाहिए दोस्तों। हर एक वो बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी बहुत सीरियस तरीके से करना चाहता है, मैं चाहता हूँ वो वीडियो उन तक पहुँचे, तो वो आप ही कर सकते हो यार, ठीक है, लाइक और शेयर करके। फिक्स टाइम होगा, ठीक है, फ्रॉम द 1 नवंबर फिक्स टाइम पे क्लास होगी अपनी, ठीक है। बाई चांस कभी कभी क्लास का टाइमिंग जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मैं नवंबर को आपको एक फिक्स टाइम टेबल जो है वो देने वाला हूँ, ठीक है। मुझे पता है आप या तो हंसोगे या कुछ और कहोगे, बट मैं करने वाला हूँ, ठीक है। एटलीस्ट करने दो मुझे, ठीक है।
मैंने खुद सोचा है कि फिक्स टाइम होगा, सारी चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, टाइम टेबल एकदम बढ़िया आपके पास होगा। अच्छा, रिलेटेड सर्च में दोस्तों थोड़ा सा K2 के बारे में पढ़ लेना। गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं काराकोरम की हाईएस्ट पीक है, काराकोरम वगैरह उसके बारे में K2, और आपका मैं बोल रहा हूँ काराकोरम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा UNCIP, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ये अभी जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कमीशन और इंडियन पाकिस्तान। उसके बाद में CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि वो भी गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र से ही होके जाता है, और उससे एसोसिएटेड कंसर्न क्या है हमारे। बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम्स के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान, इसकी लोकेशन सवाल पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले गलवान वैली पे पूछा गया था। नेबर्स कौन कौन से हैं, यहां से कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान याद करो, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी सियोग, गिलगिट वगैरह वो सब यहां से बहती है, आपको बतानी है। व्हाट इज कराची एग्रीमेंट, किससे रिलेटेड है, और ये 1963 में पाकिस्तान चाइना का जो बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिन्होंने वो एरिया उनके हिस्से में दे दिया, सीड कर दिया, मैंने बताया जो गिफ्ट में दे दिया उन्होंने। 1972 का शिमला एग्रीमेंट एंड POK और CPEC के बारे में थोड़ा सा आप ये जो दोनों चीजें हैं इनके बारे में आपको देखना है। आगे बढ़ूंगा दोस्तों मैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, दोस्तों भारत के 2 और नए जो बीच है, ठीक है, इंडिया के बीच अगर हम बात करें, बीच का मतलब हम समझते हैं गोवा, भाई वाह गोवा, पर गोवा के जो बीच है यार, गोवा मुंबई के बहुत गंदे हैं यार, इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूटेड है, बहुत बहुत ज़्यादा गंदे हैं। लेकिन हम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के बीच को अगर देखते हैं तो बीच बड़े मस्त हैं यार, एकदम चकाचक, साफ पानी दिखता है, एकदम सैंड, बढ़िया, मज़ा आ जाता है देख के। तो हम चाहते थे कि भारत में भी ऐसा हो, भारत के बीच को भी इंटरनेशनल जो एक्लेमेशन है वो मिले, भारत के जो बीच हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय बीच के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, और एक पूरी दुनिया के अंदर में इन जो बीचेस होते हैं हमारे, ठीक है, जो कोस्टल एरिया के अंदर में, इनके लिए एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इस सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ये बीच टूरिस्ट पर्पस के लिए एकदम रापचिक है, बढ़िया है, टूरिस्ट इस पे जा सकते हैं, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से, टूरिस्ट के हेल्थ पर्सपेक्टिव से एक नंबर की पोजीशन है, एक नंबर की जगह है, तो यहाँ पर जाकर मजे किए जा सकते हैं। लाइक इट्स काइंड ऑफ हेवन फॉर द टूरिस्ट। मान लो कि टूरिस्ट के लिए क्या है दोस्तों, स्वर्ग जैसी जगह होती है, ऐसा है। तो भारत के अंदर लक्षद्वीप के अंदर में 2 नए द्वीप हैं जिनको, 2 नए बीच हैं लक्षद्वीप के अंदर जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का जो ये है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, और वो दुनिया भर के अंदर में ऐसे काम कर रही है। दुनिया भर के जो बीच है ना, जो अच्छे अच्छे बीच होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है। जब किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है तो इसका मतलब है वो बीच अच्छा है, सुंदर है, देखने में बढ़िया है, तो फिर टूरिज्म वहां पर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, टूरिस्ट फ्लो जो है वहां पर वो होता है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की क्या होती है दोस्तों, खास बात होती है, ठीक है। तो 2 बीच कौन से, पहला है थुंडी और दूसरा है दोस्तों कादमत। तो ये थुंडी बीच है आपका, एक कादमत बीच है दोस्तों, दोनों बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया। दोनों ही बीच कहां पर है दोस्तों, आपके लक्षद्वीप में। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, और साथ साथ में बात करेंगे कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो क्या होता है। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन का पार्ट है। भारत के 2 और नए बीचों को क्या मिल गया है दोस्तों, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। GS पेपर 3 कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, कंजर्वेशन से संबंधित मुद्दे हैं, GS पेपर 3 का ये भाग है। कह रहा कि 2 more beaches both in Lakshadweep have been accorded the blue flag tag, putting them in the elite list of the world cleanest and most eco-friendly beaches marines। कह रहा कि 2 और ब्लू बीचेस को जो लक्षद्वीप के अंदर है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है, और जो एक एलीट क्लास होती है ना भाई, एक एलीट क्लब होता है बढ़िया वाले बीचों का, तो ये दोनों बीच जो है उस सूची के अंदर में शामिल हो गए हैं। बोथ द बीच हैव डेजिग्नेटेड स्टाफ फॉर द बीच क्लीनेस्ट एंड मेंटेनेंस एंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्विमर। मतलब बढ़िया है, इनको अच्छे से जो है मेंटेन किया गया है, क्लीन है, और जो स्विमर आते हैं, तैराक आते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छे बीच हैं। इस बात का सर्टिफिकेशन इसके माध्यम से दिया गया है। बोथ द बीचेस कंप्लाई विद ऑल 33 क्राइटेरिया एज मैंडेटरी बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन फी। तो जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है दोस्तों, यही क्या करती है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है। और जब ये सर्टिफिकेशन देती है तो इसके लिए 33 डिफरेंट क्राइटेरिया है जिनको मद्देनजर रखा जाता है, जिनको ध्यान रखा जाता है, और उन क्राइटेरिया के बाद में जाकर ये क्या करती है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का टैग जो है वो मिलता है। तो ये कह रहा है कि द थुंडी बीच, पहला बीच है थुंडी बीच, व्हाट मीन द प्रिस्टीन बीच एंड पिक्चर्सक्यूज बीच इन द लक्षद्वीप आर्चिपेलेज। तो लक्षद्वीप के अंदर है, यहां पर व्हाइट सैंड पाई जाती है, मिट्टी का रंग जो है व्हाइट है। इट इज लाइंड बाय टॉर्टोइज ब्लू वाटर ऑफ द लगून, एकदम बिल्कुल ब्लू वाटर, व्हाइट सैंड देखने को मिलते हैं, मतलब देख के ही मजा आ जाता है। कहते हैं कि इट इज अ पैराडाइज फॉर स्विमर एंड टूरिस्ट अलाइक। तो जो तैराक है उनके लिए भी और जो स्विमर है दोनों के लिए कि ये हेवन है, मतलब आप समझ जाओ स्वर्ग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, बस ये तारीफ है। तो आपको ध्यान रखना है थुंडी बीच
और दूसरा क्या है, कादमत। दोनों के दोनों कहां पर हैं दोस्तों, दोनों के दोनों आपके कहां पर हैं, आपके लक्षद्वीप में है। आपको इससे ज्यादा कुछ भी इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है कि ये सब बस उसकी तारीफ में 2 बात की गई है। किसने कहा है, 33 क्राइटेरिया होते हैं, और कौन करता है दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। दूसरा है कादमत बीच दोस्तों, ठीक है, इसको भी क्रूज टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। यहां पर छोटी छोटी बोट जो है और जो याच है ना, वो यहां पे डॉक होती है, मतलब आके वो खड़ी होते हैं। तो यहां पर भी बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं, ठीक है, टूरिस्ट और स्विमर, ये भी दोनों के लिए क्या है दोस्तों, एक पैराडाइज है कादमत भी सेम जगह पे है। अच्छा, इनके अलावा बहुत सारे बीच है भारत में, ठीक है। अनदर बीच दैट हैव बीन कन्फर्ड विद इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो और कौन से बीच हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं। एक है शिवराजपुर, ठीक है, उसके बाद में है देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट गुजरात। दूसरा है आपका घोगला दीव दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में है। तीसरा है दोस्तों आपका पादुबिद्री उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ठीक है, पदुबिद्री। उसके अलावा कसारगोड कारवार डिस्ट्रिक्ट, ये भी कर्नाटक के अंदर है। सो दीज आर द अदर बीचेस जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आप कहोगे सर क्या ये ध्यान रखने, हाँ ये याद रखने। आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाला बीच किस स्टेट के अंदर में है, तो आप करेक्ट मैच करो। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शिवराजपुर आपका देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। घोगला, उसके बाद में है आपका पदुबिद्री, उसके बाद है आपका दोस्तों कसारकोड, उसके बाद है कप्पड़ कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में है, केरल में है। उसके बाद में कोवलम, ठीक है, ये कांचीपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद है ईडन पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा बात करें रूसीकोंडा विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, गोल्डनपुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, गोल्डनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा। उसके बाद हम बात करें तो राधानगर, ये कहाँ है, हैवलॉक अंडमान और निकोबार के अंदर में, ठीक है। तो ये हमने बताया दीज आर द डिफरेंट बीचेस जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, 2 को अभी मिला है, ठीक है, 2 को अभी मिला है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि ब्लू फ्लैग होता क्या है। तो देखो एक इको लेबल होता है। हाँ, बेसिकली ये दिखाते हैं कि भाई इस लेवल के माध्यम से कि ये जो बीच है भाई बहुत अच्छी कंडीशन में, प्रिंस्टीन कंडीशन के अंदर है, टूरिज्म के लिए अच्छा है, जा सकते हो, सेफ है, पानी यहाँ का साफ है, स्विमर जो जा सकते हैं, ठीक है, टूरिस्ट यहाँ जा सकते हैं। तो इको लेबल है ये, बेसिकली कहता है कि जो बीच है वो अपनी एक बेस्ट कंडीशन में है। यहाँ पर जो हैबिटेट है, जो एनवायरनमेंट है, वो एकदम अच्छे से उसको कंजर्व और प्रोटेक्ट किया हुआ है हमने। द ब्लू फ्लैग इज एन एक्सक्लूसिव इको लेबल और सर्टिफिकेशन दैट इज गिवन टू द कोस्टल लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड एज अ बैज ऑफ एनवायरमेंटल ऑनर। एक सम्मान है, पर्यावरण की दृष्टि से एक सम्मान है जो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में ये दिया जाता है। तो ये जो बीच है ना, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मेंटेन्ड है और यहाँ का एनवायरनमेंट, ठीक है, यहाँ का इकोसिस्टम उस हिसाब से यहाँ पे मैनेज किया गया है। द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम इज रन बाय द कोपेंगन डेनमार्क हेडक्वार्टर्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। मैंने बताया फी, तो ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है किसके द्वारा दिया जाता है, फी के द्वारा, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कोपेंगन जो है वो डेनमार्क की क्या है दोस्तों, राजधानी है। इट स्टार्टेड इन फ्रांस, इसने स्टार्ट फ्रांस में किया था 1985 के अंदर में, एंड इन द एरिया आउटसाइड द यूरोप इन 2001। और फिर फ्रांस तो यूरोप में है, तो यूरोप के बाद में ये जो 2001 में ये यूरोप से बाहर निकले कि चलो दुनिया के और जो बीचेस हैं उनको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 33 क्राइटेरिया है जिनके आधार पर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का टैग जो है वो मिलता है। अगर उन क्राइटेरिया को मैं थोड़ा थोड़ा बताऊं आपको, तो ये है पहला एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, कि जब आप इस बीच पे जाते हो तो एनवायरमेंट के बारे में क्या एजुकेशन आपको दी जाती है, कितनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। पर्यावरण शिक्षा और सूचना, बेथिंग वाटर क्वालिटी, यहाँ पे जो नहाने का पानी है, ठीक है, वो किस क्वालिटी का है, उसकी गुणवत्ता क्या है, तो नहाने के पानी की गुणवत्ता यहाँ देखी जाती है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किस प्रकार का है, और साथ साथ कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीच, यहां पर पर्यावरण प्रबंधन और समुद्र तटों में संरक्षण किस प्रकार का है, सेफ्टी किस प्रकार की है, और यहां के जो जीव है उसको हम किस प्रकार से कंजर्व करते हैं। तो ऐसे कुल मिला के इन 4 कैटेगरीज के 33 क्राइटेरिया है जो स्ट्रिंजेंट है, जो उसको पास करता है उसी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है।
ये प्रोग्राम जो है दोस्तों इनिशियली ओरिजिनली आपका 1987 में स्टार्ट हुआ था, कहां पर, यूरोप के अंदर। फिर बाद में 2001 में यूरोप से बाहर के जो बीचेस हैं उनको इसने स्टार्ट किया। सर्टिफिकेशन जो है ये हर साल दी जाती है, हर साल एनुअली सर्टिफिकेट अवार्ड किए जाते हैं अलग अलग बीचेस को। टोटल मिला के 5042 बीच ऐसे हैं दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर में, 48 देशों के अंदर में, जिनको इस प्रकार का ब्लू फ्लैग का इको लेवल सर्टिफिकेशन जो है फी के द्वारा दिया गया है। अब मरीना इज अ स्मॉल हार्बर वेयर मेनली प्लेजर बोट्स एंड याच डॉक्स, ये तो मरीना जो बीच और मरीना है दोनों की बात कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन इज गिवन बाय इंटरनेशनल ज्यूरी, तो जो सर्टिफिकेशन दी जाती है तो वैसे कौन देता है, मैंने बताया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म जो है वो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन फी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोपेंगन डेनमार्क के अंदर। लेकिन जो जूरी है, जो बैठते हैं, जो जजेस बैठते हैं, जो ये देखते हैं अलग अलग बीच का जो केस आता है, फिर देखते हैं कि भाई किस लेवल की वहाँ पे वो 33 क्राइटेरिया कौन कौन पास कर रहा है। तो जो जजेस बैठते हैं, ये जज कहाँ से होते हैं, ये होते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP से होते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO से होते हैं, एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर IUCN से होते हैं। तो ये 3 संस्था के लोग जो हैं ये इसमें बैठते हैं एज अ जज, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि किस बीच को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। ऑन द लाइन ऑफ ब्लू फ्लैग, अब आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट है ये फी के द्वारा दिया जाता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बैच जो दिया जाता है, उससे पहले जो जजेस होते हैं वो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं जो इस बात को अप्रूव करते हैं। On the basis of Blue Flag certification, India has also launched its own eco label BEAM program। भाई हमने इनकी देखो देख अपना खुद का भी एक प्रोग्राम बना रखा है, भाई इंटरनेशनल लेवल का तो है ही है, ठीक है, हमने अपना खुद का भी बनाया, उसको नाम हमने दिया BEAM। BEAM की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, है ना, ये हमने नाम रखा है बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, दिस इज द नेम जो हमने इसको दिया है भारत के प्रोग्राम को। अब हम मुद्दा बात करते हैं दोस्तों, रिलेटेड सर्च पे आते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ में आया। एक बार समझ में आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स के अंदर में एक बार फटाफट से ओके की रिपोर्ट कर दो दोस्तों, जिसको समझ में आया एक बार ओके की रिपोर्ट कर दो। NCERT करा देंगे, मैं मना नहीं कर रहा दोस्तों, NCERT होगी, ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम, आज कल से या तो मंडे है, मंडे से NCERT करा देंगे, पूरा टाइम टेबल आपको बता दूंगा। रिलेटेड सर्च की बात कर रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, थोड़ा सा इसके बारे में देखना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है, बीम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना जाके, क्योंकि इंडिया वाला प्रोग्राम है, जैसे ब्लू फ्लैग है ऐसे ही बीम है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर IUCN, क्योंकि यही होती है जो रेड डेटा बुक निकालती है, जिसके अंदर में अगर हम बात करें तो अलग अलग स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। मुझे लगता है इस क्लास के अंदर में ज़्यादातर बच्चे वो आते हैं बेचारे ज़बरदस्ती, जो पढ़ने तो आए थे NCERT, लेकिन उनको ज़बरदस्ती एक कमेंट करने के चक्कर में क्या देखना पड़ता है, ये क्लास देखनी पड़ती है, क्योंकि उनको कमेंट करना रहता है बार बार सर NCERT करा दो। अरे करवा दूंगा भाई, और जब मैं कराऊंगा तो तुम आओगे नहीं, ठीक है, ये भी एक दिक्कत है ना, जब मैं कराऊंगा ना तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग आओगे नहीं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, नेक्स्ट कराऊंगा, ठीक है, आज तो संडे है, कल से हो जाएगा वो, चिंता मत करो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और ये बीम्स जो है इसमें मुस्कुराते हुए इसका हिंदी में मतलब आता है, ठीक है, बाकी बीम प्रोग्राम जो है आपको वो देखना है, ठीक है, बीम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्री में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, कौन इसको इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, कौन जो जजेस हैं वो कहाँ से होते हैं, इंडिया और एशिया का जो पहला बीच कौन सा था जिसको ये सर्टिफिकेट मिला था, कंट्री कौन सी है जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीच हैं। ये सवाल ना आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं, किसके पास सबसे ज़्यादा है, किसके पास सबसे कम है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है दोस्तों, एक बार जाके देख लेनी है, ठीक है, ताकि ये जब क्वेश्चन आए तो आप इसे जो है सॉल्व कर सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। थोड़े दिन पहले मैंने CBI और NIA के बारे में बताया था आपको, CBI और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है। CBI जो होती है वो एक स्पेशल दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, आई थिंक 1946।
और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो है वो पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। देखो आप सबको पता है दोस्तों, मुंबई के अंदर में जो हमले हुए थे, जो टेरर अटैक हुआ था, कसाब ने आके जो कांड किया था, कसाब और कसाब एंड पार्टी जो थी उनकी, तो उसके अंदर में भारत को जो समस्या हुई थी ना, तो उसके बाद में उस समय के जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब, तो उन्होंने क्या है पार्लियामेंट के अंदर में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, वो बिल पास हो गया और उसके बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एक यूनियन लेवल के ऊपर, एक सेंटर लेवल के ऊपर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है, जिसका काम होता है कि भारत के अंदर या भारत से बाहर जो भारत से संबंधित है अगर शेड्यूल्ड क्राइम होते हैं तो उन क्राइम्स की क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो जो टेरर रिलेटेड केस होते हैं उसकी प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसको किसी भी राज्य के अंदर में जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए राज्य सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। सीबीआई के केस में ऐसा होता है, हमें थोड़े दिन पहले बताया ना कि महाराष्ट्र ने जो है परमिशन दोबारा से दे दी है, ठीक है, कि वो ऐसे ही जाके डिफेक्टो वो केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पहले नहीं थी। तो एनआईए को ऐसी कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती। अगर एनआईए को लगता है कि भैया ये केस है और इस केस के लिए मुझे जाके उस राज्य के अंदर में इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी तो कर सकती हैं। अभी हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अमित शाह जी, उन्होंने क्या कहा है कि अगले साल ऐसा हम करने वाले हैं कि हर राज्य के अंदर में ना एक राज्य के स्तर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक संस्था बनाएंगे। तो हर राज्य जो है एक संस्था बनाएगा जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, जिसके माध्यम से जो शेड्यूल्ड क्राइम होते हैं उनकी अच्छे से जांच हो पाए, ठीक है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ में नेटग्रिड एक वेब प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके ऊपर भारत की जो 11 डिफरेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदर जो करती है या क्राइम रिकॉर्ड जो रखती है, उस 11 एजेंसीज का डेटा एक प्लेटफॉर्म से आप एक्सेस कर सकते हो, नेटग्रिड। तो उन्होंने ये भी कहा है कि सारे स्टेट से कि भाई नेटग्रिड चालू हो गया तो नेटग्रिड का आप क्या करो, इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे हुई है, ठीक है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये सब बातें बोली हैं। कल भी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसके अंदर में मैंने वन नेशन वन यूनिफॉर्म की बात की थी, ठीक है। तो वही है, तो उसी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि अगले साल हम करने वाले हैं क्या कि हर राज्य के अंदर में एक संस्था हम ऐसी बना देंगे जो स्टेट लेवल पर एनआईए वाला काम करेंगे, है ना। साथ साथ नेटग्रिड चालू हो गया है। इस पूरे टॉपिक में हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करेंगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, क्या इसका जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार क्या है, कहाँ पर जाकर वो जाँच कर सकती है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो स्टेट शुड हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, अमित शाह जी। तो अमित शाह ने क्या बोला है, स्टेट के पास में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग कुछ पॉलिसी हम बनाए जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जीएस पेपर 3 वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स, ये बात बोली गई है, जीएस पेपर 3 की है। अलग अलग भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज और एजेंसीज और उनके क्या क्या मैंडेट्स हैं, मतलब उनके क्या क्या काम है, वो क्या क्या करती हैं, तो ये सारी बातें जो है वो आपको बतानी है। बात करते हैं दोस्तों, यूनियन होम मिनिस्टर सेड दैट बाय 2024 टू काउंटर टेरर एक्टिविटी ईच स्टेट वुड हैव अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिस एज द एजेंसी हैड बीन गिवन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाई 2024 तक आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए ना प्रत्येक राज्य के अंदर में एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्यालय होगा, क्योंकि ये एजेंसी को अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार जो है वो प्रदान करेगा, ठीक है। तो हर राज्य के अंदर में क्या होगा दोस्तों, स्टेट के अंदर एक एनआईए का क्या होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस होगा दोस्तों, है ना। ये ऑफिस इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी अधिकार है, एनआईए को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है जाके कि भाई स्टेट के अंदर में जैसे सीबीआई को लेना पड़ता है, एनआईए को इस प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बोल दिया गया है, गृह मंत्री होम मिनिस्टर हमारे ने कह दिया है कि नेक्स्ट ईयर से ना हर राज्य के अंदर में एनआईए का क्या होगा, ऑफिस होगा। और ये एनआईए का ऑफिस क्या करेगा, हमारी जो यूनियन लेवल पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है उसको सपोर्ट करेगा, उसको कोऑर्डिनेट करेगा। He urged the state to utilize the net grid। उन्होंने राज्यों से कहा है कि जो खुफिया ग्रिड है हमारी उसका उपयोग करो भाई, ठीक है। नेट ग्रिड हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड आ गया, नेट ग्रिड। नेट ग्रिड के अंदर में ना डेटा है दोस्तों जो 11 डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा बनाया जाता है, वो डेटा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम है भारत के अंदर में। जैसे अलग अलग एजेंसीज है, लॉ एनफोर्समेंट के अंदर में, इन्वेस्टिगेशन के अदर एजेंसीज हैं। अब मान लो कुछ डेटा सीबीआई के पास है, कुछ डेटा रॉ के पास है, मान लो ऐसे कुछ आईबी के पास है, कुछ स्टेट पुलिस के पास है। तो ये सारा डेटा हमने मर्ज कर दिया एक जगह पर और उसको नाम दे दिया हमने नेट ग्रिड।
ये एक इंटेलिजेंस यूनिट हो गई हमारी और इसके पास में सारा खुफिया डेटा है। तो मान लो कोई भी क्राइम है या इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है केस को सॉल्व करने के लिए। टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट दिस अंडर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों? जो हमारा सहकारी संघवाद की भावना है उसको यार आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों हम ये कर रहे हैं, ताकि स्टेट और सेंटर के बीच में एक समन्वय बना रहे। वैसे स्टेट और सेंटर के बीच में समन्वय होना चाहिए, बिकॉज इंडिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मानता है। बट आपको पता है ना, कई राज्यों के अंदर में केंद्र में सरकार अलग है, राज्यों के में अलग है, तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेस्ट बंगाल एंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल है ना वहाँ पे थोड़े दिन पहले मैंने वहाँ बताया था, एक जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसके अंदर में प्रॉब्लम चल रही थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये एनआईए क्या है? तो एनआईए जो है ना दोस्तों, हमारी सेंट्रल लेवल की काउंटर टेररिज्म और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत में बनाया गया है। तो सीबीआई को मैंने बताया था स्पेशल एक्ट होता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेज एक्ट 1946 के तहत बनाया गया था, बट इसको तो पार्लियामेंट ने कानून पास करके बनाया भैया। तो ये तो पूरे भारत के ऊपर में क्या होता है, इसका जुरिस्डिक्शन है, पूरे इंडिया पे इसका जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है दोस्तों, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म। तो ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ठीक है, इसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत गठित किया गया था। ये भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी और कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इट इज मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट ऑल द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की ये क्या करती है दोस्तों, जांच करती है। कोई भी ऐसा अपराध जो भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी और भारत की जो सॉवरेनिटी है उसके अगेंस्ट हो, तो वो सारे ये जो है इन्वेस्टिगेट करती है। इसके अंदर में दोस्तों आते हैं हमारे जो किसी भी देश के साथ, हमारे फॉरेन स्टेट के साथ में फ्रेंडली रिलेशन हो, एंड द ऑफेंसेस अंडर द स्टैट्यूटरी लॉज एनेक्टेड टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इट्स एजेंसीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, मतलब कहाँ ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अगर भाई हमने कोई इंटरनेशनल संधि को इंप्लीमेंट किया है, हमारी ट्रीटी हुई है और उससे संबंधित कोई दिक्कत आती है तो एनआईए उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। समझौते, सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र की किसी भी एजेंसी के तहत में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कि उनके प्रस्तावों को लागू करने के से अधिनियमित वैधानिक कानूनों के तहत कोई भी अपराध अगर होता है तो उसको ये जांच करती है। इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट टेरर एक्ट। दोस्तों आतंकवाद संबंधी अगर कोई भी मुद्दा हुआ है, आप देखो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सिर्फ आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच नहीं करती। भाई मान के चलो किसी देश के साथ हमारे फॉरेन रिलेशन है और वहां से मान लो कोई रिक्वेस्ट आई है भारत को कि भाई ऐसा ऐसा, तो उसके केस की भी जांच कौन करेगा, एनआईए। दूसरा, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन और उसके एजेंसी से संबंधित कोई मुद्दा है, वो भारत के पास आता है तो उसकी जांच भी एनआईए ही करेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, कुछ ऐसे शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, मैं आपको बताऊंगा, लिस्ट बताऊंगा, उन कानूनों के तहत भी अगर कोई मामला आता है दोस्तों तो जांच कौन करता है दोस्तों, जांच करती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर आतंकवाद संबंधी कोई है तो भी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी। इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट टेरर एक्ट एंड देयर पॉसिबल लिंक विद द क्राइम, जैसे स्मगलिंग ऑफ आर्म्स हो गया, ड्रग, फेक इंडियन करेंसी, है ना, इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के पार जो आते हैं, ठीक है। तो इन संबंधी जो घुसपैठ संबंधी और ये जो अपराध है ना, इनकी जांच भी कौन करता है दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही करती है। द एजेंसी हैज रिटन प्रोक्लेमेशन। अच्छा, इनको एक रिटर्न में अधिकार है, ठीक है, इनके पास लिखित रूप से एक अधिकार है कि भैया ये भारत के किसी भी राज्य के अंदर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर सकती है। होम मिनिस्ट्री से इनको लिखित में मिला हुआ है, इसके लिए किसी राज्य की परमिशन लेने की आवश्यकता इनको नहीं है। द एजेंसी हैज पावर टू सीज, सर्च, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट दोज इन्वॉल्व इन सच ऑफेंसेस। कोई भी भारत का निवासी अगर इस प्रकार के शेड्यूल्ड क्राइम में, टेरर संबंधित क्राइम में, या जो मैंने और बताया उन संबंधित क्राइम से अगर रिलेटेड है तो उसको अरेस्ट करना, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करना, सीज करना, ठीक है, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, इस सारे काम जो है करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो सक्षम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, ओरिजिन कैसे हुआ। तो 26/11 का जो मुंबई पे हमला हुआ था 2008 के अंदर, तो उसके बाद में हमारे जो होम मिनिस्टर थे उस टाइम के, पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, है ना। मुंबई पर अटैक हुआ दिसंबर 2008 के अंदर, इन्होंने कहा कि नहीं भाई एक नई एजेंसी हम भारत के अंदर बनाएंगे जो इस प्रकार से टेरर संबंधित मामलों की स्पेशल क्या करेगी, जांच करेगी। तो उसके बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया। द बिल वॉज
पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिलकर पारित कर दिया। उसके बाद एजेंसी जो है वो 31 दिसंबर 2008 को जो है वो लागू हो गई एंड स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग इन 2009, और 2009 से इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। आज तक अगर मैं बात करूं तो एनआईए जो है इसने 447 केस जो है वो रजिस्टर्ड किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका जुरिस्डिक्शन, इसका क्षेत्र अधिकार। सर इसका क्षेत्र अधिकार कितना है, मतलब ये कहां कहां और कौन कौन से मामलों के अंदर में ये जांच कर सकती है, इसका क्षेत्र अधिकार क्या है। तो द लॉ अंडर विच द एजेंसी ऑपरेट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया एंड अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड द कंट्री। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर में कहीं पर भी जाके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जांच, अरेस्ट, सीज ऑफ द प्रॉपर्टी सब कर सकती है। लेकिन मान के चलो भारत का नागरिक कोई विदेश में भी यार उससे संबंधित कोई बात है ना, तो विदेश के अंदर में भी जाकर ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो इसका जुरिस्डिक्शन जो है वो दोनों जगह पर है। पर्सन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेरेवर दे आर पोस्टेड, भाई कोई भी सरकारी व्यक्ति है और वो कहीं पर भी तैनात हो, दुनिया के किसी भी भाग के अंदर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उससे संबंधित कोई मामला है तो एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। पर्सन ऑन शिप एंड एयरक्राफ्ट, भाई कोई भी शिप या जहाज जिससे कुछ गड़बड़ हुई है, कोई मामला है उससे संबंधित, और वो जहाज या शिप भारत के अंदर में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसके मामले भी यही जांच करेगी। पर्सन हु कमिट्स अ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया, भाई कोई भी ऐसा आदमी जिन्होंने इंडिया से बाहर जाके शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट किया है दोस्तों किसी भी भारत के नागरिक के खिलाफ या भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ, तो उसकी भी जांच कौन करेगी, एनआईए। अभी शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है, ठीक है, ये शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है मैं भी सोच रहा था, फिर मैंने आगे डाल दिया, शेड्यूल्ड ऑफेंस की लिस्ट मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों एनआईए के पास में केस जाएगा, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। मान लो कांड हुआ मुंबई के अंदर, ठीक है, या तो मुंबई के अंदर में कांड हुआ, तो कैसे जाएगा एनआईए के पास मामला। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी भाई ये क्राइम हुआ है और ये शेड्यूल्ड क्राइम है, एनआईए के अंडर में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी भाई, ठीक है, एनआईए को कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये क्राइम हुआ है, तो आप आइए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पहला। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा ये होता है कि स्टेट ने अभी रिक्वेस्ट नहीं की, सेंटर को लग गया कि हाँ ये तो शेड्यूल्ड क्राइम है, ये तो वो क्राइम की सूची है जिसमें एनआईए जांच करती है, तो सीओ मोटो जो है एनआईए उस केस को ले सकती है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, जब केस भारत से बाहर होता है, कांड भारत से बाहर हुआ है लेकिन उसमें भारत का कोई नागरिक या भारत से संबंधित कोई इंटरेस्ट उससे रिलेटेड है, तो ऐसे में भी केंद्र सरकार जो है उस केस को बोलती है कि एनआईए को कि आप इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। पहला है एज प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन रेफर द केसेस पर्टेनिंग टू द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई कहीं पे भी हो, सेक्शन 6 क्या कहता है, अगर शेड्यूल ऑफेंस हुआ है तो भाई आप केंद्र सरकार को बताओगे और एनआईए आकर केस को टेक ओवर करेगी, पहला, ठीक है। आफ्टर असेसिंग द डिटेल मेड अवेलेबल, सेंटर देन डायरेक्ट द एजेंसी टू टेक ओवर द केसेस, ठीक है, ये हो गया, और स्टेट को उसमें पूरी सहायता करनी पड़ेगी। दूसरा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से लगता है कि भाई हाँ मामला शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ है, जो कमिट हुआ है क्राइम जो है वो एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो अभी आपको बार बार ये शब्द सुनने को मिलेगा शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है, अभी अगला उसी का है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंड दैट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर होगा तो कोई स्टेट गवर्नमेंट तो जाके कंप्लेंट कर नहीं सकती, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और फिर उसको लगता है कि हाँ हुआ है, ये भारत के किसी नागरिक या भारत के किसी इंटरेस्ट से संबंधित है, तो फिर वो एनआईए को जाके कहेगी भैया जाओ और जाके आप क्या करो, इसका इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, ये है। अब शेड्यूल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, तो मैं एक लिस्ट बता रहा हूं, इन कानूनों के तहत अगर कोई भी क्राइम होता है इनके अगेंस्ट में तो वो शेड्यूल ऑफेंस कहलाता है। जैसा पहला है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए, जिसके बारे में कल भी बताया था हमने, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, शार्क कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, suppression of unlawful act against safety of maritime navigation and fixed platform on continental shelf act, weapon of mass destruction and their delivery system, prohibition of unlawful activity act and relevant offenses under the Indian Penal Code, arms act and information technology act. In September 2010 Central empowered the NIA also to probe offenses under the narcotic drugs and psychopathic substances act. तो सोच रहे हो ये 10 कानून ऐसे हैं जिनको हम शेड्यूल्ड एक्ट कहते हैं, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कहते हैं, और इनके आगे इनसे संबंधित अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। मुद्दा समझ में आया पूरा का पूरा टॉपिक। तो मुद्दा यही था दोस्तों, हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे थे कि हर स्टेट के अंदर में एक ऑफिस होगा
और एनआईए का, और जिससे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो आगे बढ़ेगा और स्टेट ताकि कोऑपरेट कर पाए और एनआईए अपना फंक्शन अच्छे से बढ़ा सके। इसके अंदर मैंने पूरी एनआईए की फंक्शनिंग आपको पढ़ाई, एनआईए कब आया, कैसे आया, इसका जुरिस्डिक्शन कैसे है, कैसे वो केस लेता है, कैसे केंद्र सरकार खुद केस लेके एनआईए को देती है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है, सारी बात हमने पढ़ी। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ओके की रिपोर्ट कर दो गाइज। एक बार वीडियो को अगर समझ में आया टॉपिक, एक बार फटाफट से ओके की रिपोर्ट कर दो। भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स अभी नहीं है, दिसंबर में मेरा कोर्स आएगा, ठीक है। आई विल एबल टू टेल यू कि मैं कब लेके आ रहा हूँ, ये मैं नवंबर के लास्ट में, दिसंबर में बता पाऊँ। दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली हमारा कोर्स आएगा, ठीक है। सो अभी नहीं आएगा जो आपका कोर्स आप बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, अभी ये संभव नहीं है, ठीक है। चलिए ओके की रिपोर्ट है। एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है मित्रगणों प्लीज वीडियो को लाइक और एक बार शेयर कर दीजिए सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड जॉइन द सेशन। अच्छा एक बात और है, अभी सारे बच्चों को ना मैं एक लिंक देता हूं, ये वो लिंक है, इसको आप क्या करोगे, इस लिंक को जाकर यार एक स्लॉट बुक कर लो। अभी मेरे साथ 1-to-1 आपकी मीटिंग होगी 7:30 बजे, ठीक है। इसको जाओ और स्लॉट बुक कर लो इस पे जाके अपना, जो मेरे साथ लाइव मीटिंग करना चाहते हैं, मैं ऊपर देखो कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आपको जाके ना एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा। फिर अभी हम गूगल मीट के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे, तो आपको जो भी सवाल पूछना है आप डायरेक्टली मेरे से सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने ऊपर डाल दिया देखो कमेंट बॉक्स में, तो आप जाइए दोस्तों फटाफट से एक बार इसके अंदर अपना स्लॉट बुक जरूर कर लीजिएगा, अभी जाओ, ठीक है। रिलेटेड सर्च में एनआईए का स्पेशल कोर्ट क्या होता है, अभी एनआईए एक्ट में रिसेंटली क्या संशोधन हुए हैं, बाकी भारत की जो अन्य लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LW ये क्या होता है, तो ये चीजें हैं जो अपने को देखनी है फॉर द रिलेटेड सर्च। सो रिलेटेड सर्च के लिए दीज आर द मुद्दे विच वी हैव टू लुक फॉर, हमें इनके लिए देखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले एनआईए क्या है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यूएपीए के बारे में आपको समझना है, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, इसकी पावर क्या है, शेड्यूल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ये, सो ये मुद्दे हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए क्या करने हैं दोस्तों, देखने हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं, प्रीलिम्स में यहां से सवाल बन सकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मेंस का एक सवाल भी है, व्हेन एंड व्हाई द एनआईए कंस्टिट्यूटेड, कैन द एजेंसी मूव बियॉन्ड द डोमेस्टिक बॉर्डर, कह रहा है कि कब और कैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की गई थी, और क्या ये जो एजेंसी है ये भारत के बाहर भी जाकर काम कर सकती है, कैन इट एक्ट बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक बॉर्डर के बाहर भी जाकर ये काम कर सकती है, तो ये आपको मुझे बताना है। दिस इज द मेन स्पेसिफिक टॉपिक, ये आपको मेंस के लिए बताना है। अगले टॉपिक जो है दोस्तों वो है एमिशन गैप रिपोर्ट 2022। टॉपिक क्या है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट आ गई है भाई, और इस रिपोर्ट के अंदर में वही बात बोली गई है कि जिस प्रकार से अभी हम चल रहे हैं उस प्रकार से बहुत मुश्किल है कि हम अपने क्लाइमेट टारगेट को अचीव कर पाएं, बहुत मुश्किल है। अगर आप जिस हिसाब से चल रहे हो उस हिसाब से चलते रहे तो क्लाइमेट जो है, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगी, और हमारा टारगेट जो है, क्लाइमेट टारगेट जो हमने कह रखा है कि हम 1.5 से लेकर 2 डिग्री के बीच में टेम्परेचर को रखना चाहते हैं, टेम्परेचर चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के पहले और बाद में, पहले तो सही चल रहा था, लेकिन जैसे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हमने फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, इन दैट प्रोसेस वी आर एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। हम CO2 और बाकी ग्रीन हाउस गैस जो है डाल रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। मैंने बताया भी था, एक टॉपिक और डिस्कस किया था कि मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा बड़ी है, अगर आपको याद हो तो दोस्तों एक और यहाँ पे मुद्दा यही है कि जो हमारा टारगेट था, हमने CO2 ऐड कर दी, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो तापमान बढ़ रहा है। अब उस पर रिसर्च हो रही है, तो रिसर्च के अंदर जब हमने पेरिस क्लाइमेट डील की थी, ठीक है, जो कॉप हमारी 21 की बैठक हुई थी 2015 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर, वह डिसाइड हुआ था कि हमें प्रयास करना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद और आज में जो हमारा तापमान है वो ज़्यादा ना बढ़े। हमें प्रयास करना है कि जो तापमान है वो 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही क्या रहे, आपका रहे, और इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए पूरे जो है एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और उसी में एक टर्म आई जिसको हमने नाम दिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC। अब ये NDC 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब है जो मानना पड़ेगा भाई, ये कंडीशनल है, करना पड़ेगा। दूसरा है नॉन कंडीशनल,
मतलब ये इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई देश करना चाहता है। देखो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है ये इंटेंडेड है, अपने आप से लिए जाते हैं। खुद हमने भी, इंडिया ने भी टारगेट सेट किए हुए हैं दोस्तों। तो ये कह रहा है कि अगर जिस हिसाब से अभी हम चल रहे हैं उस हिसाब से चले ना, तो तुम ये तो भूल जाओ हमारा क्लाइमेट 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होने वाला है वार्म। और अगर इस लेवल पे चला गया तो कैटास्ट्रॉफिक एनवायरमेंटल चेंजेस और आपको क्लाइमेटिक इवेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। इसलिए समय है आज अपने आप को रोक लो, संभाल लो और जल्द से जल्द जो है दिक्कतों को इनको दूर कर लो, नहीं तो एक ऐसी समस्या हो जाएगी, एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसा इशू आ जाएगा जिसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस रिपोर्ट के बारे में बताता हूं आपको मैं डिटेल में, मजा आएगा आपको। एमिशन इन इंडिया 6 अदर नेशन टॉप प्री कोविड लेवल, कह रहा है भारत के अंदर और बाकी देशों के अंदर में जो है ना जो है एमिशन अभी टॉप पे है। कोविड के टाइम पे तो यार सब बढ़िया हो गया था, लॉकडाउन, सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद, एमिशन कम हो गया था। बट अभी जो एमिशन दोबारा से क्या हो रहा है दोस्तों, आपका बढ़ रहा है। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, उसने अपनी एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 की रिलीज कर दी है दोस्तों। 2022 की जो रिपोर्ट है, इट फाइंड दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी इज फॉलिंग फार शॉर्ट ऑफ द पेरिस गोल। इसमें बताया गया कि 2022 की इस रिपोर्ट में पाया गया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो पेरिस में जो लक्ष्य तय हुए थे उनसे काफी पीछे हैं, अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट गोल द वर्ल्ड नीड्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज बाय अनप्रेसिडेंटेड लेवल। अगर हमें सही में हमारे जो पेरिस क्लाइमेट गोल है, गोल क्या था, 1.5 से लेकर 2 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चेंज को रोकना है अपने को। अगर आपको इसको अचीव करना है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल और बाकी ग्रीन हाउस गैस के लेवल को बहुत ही अनप्रेसिडेंट लेवल पर, जो आपने सोचा भी नहीं है, उस लेवल पर जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। The world must cut emission by the 45%। आज जितना हम एमिट कर रहे हैं उस एमिशन में हमें 45% की कटौती करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि भयानक आपको प्रभाव देखने को ना मिले। करंट पॉलिसीज अलोन वुड लीड्स टू द 2.8 डिग्री हाइक, हाईलाइटेड द टेम्परेचर इंप्लीकेशन ऑफ द गैप बिटवीन प्रॉमिस एंड एक्शन। कह रहा जो करंट में जो पॉलिसी हमने बना रखी है ना पूरी दुनिया के अंदर में, है ना भाई, अलग अलग देश पॉलिसी बना रहे हैं ना, तो उस पॉलिसी से कह रहा है कुछ ना होने वाला, उससे 2.8 डिग्री तक वार्मिंग होगी। ठीक है, तो जो आपने प्रॉमिस किया कि हम ये करेंगे और जो करना चाहिए उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को फिल करो। अभी हमें 45% तक एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा अगर आप क्लाइमेट गोल को अचीव करना चाहते हो। तो अनकंडीशनल और कंडीशनल नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आर एस्टिमेटेड टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एमिशंस बाय 2030 बाय ओनली 5 and 10%। अभी जो हमारे टारगेट हमने सेट किए हैं, तो कह रहा है कि वो 5 से लेकर बस 10% ही हमारा जो एमिशन है वो कट होगा 2030 तक। बट हमें जरूरत है 25 से लेकर 30% कट करने, ये भी यहां पे बताया गया है। ठीक है, हमें 30 से लेकर 45% हमें कट करने की आवश्यकता है अगर हम 2 डिग्री तक रोकना चाहते हैं, तो नहीं तो फिर नहीं होगा। इफ ऑल द अनकंडीशनल एनडीसी एंड अदर एडिशनल नेट जीरो कमिटमेंट्स बाय द कंट्रीज आर फुलफिल्ड, देयर इज अ चांस ऑफ लिमिटिंग द वार्मिंग टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि अगर सब देशों ने जो कमिटमेंट की हुई है, ठीक है, वो नॉन कंडीशनल मतलब जिस पर वो नहीं है, अनकंडीशनल, ठीक है, जो पूरा करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबने अनकंडीशनल और जो सबने जैसे बोला हुआ ना यूरोपियन यूनियन की हम 2030 तक नेट जीरो हो जाएंगे, ऐसा, तो कह रहा है कि अगर सब लोगों ने पूरा कर दिया ना नेट जीरो वाला और अनकंडीशनल नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का, तो ये बात पक्की है कि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक लेंगे, और ये भी एक बड़ी राहत होगी अगर हमने ऐसा कर लिया तो। अब इस रिपोर्ट में टॉप एमिटर कौन कौन बताए हैं दोस्तों, तो दुनिया के जो 7 बड़े एमिटर हैं, भारत का भी नाम है, सबसे ऊपर आया है दोस्तों चीन, चाइना के बाद नाम आया है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, उसके बाद आया है भारत का, इंडोनेशिया का, उसके बाद ब्राजील का, उसके बाद रशिया का, और फिर आया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, यूएसए बहुत पीछे रखा है, देखो यूएसए को इन्होंने। इंडिया एंड अदर 6 जो है दे आर द टॉप एमिटर। भारत और जो 6 है, ये जो ऊपर है, ये टॉप एमिटर है दोस्तों। और ये कहा गया है कि कोविड के बाद में इनका प्रोडक्शन जो है यहाँ पे CO2 का वो उसी लेवल पे हो गया है, पेंडेमिक के पहले जो था वो। इंडिया रिमेन्स फार बिलो द वर्ल्ड एवरेज, लेकिन फिर भी भारत जो है अभी दुनिया का जो एवरेज CO2 का लेवल है, हम उससे बहुत कम है, बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, जो एवरेज है वो 2.4 टन CO2 है, बट हम जो है हम बहुत पीछे हैं जो दुनिया का एवरेज है उससे भी। जो दुनिया के टॉप 7 एमिटर हैं प्लस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, दुनिया के जो 7 सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं जो मैंने भी नाम बताया वो, प्लस दुनिया का ट्रांसपोर्ट अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों चीज 55% ग्लोबल
कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ये 7 देश, ये 7 तो ये प्लस आपका पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट, 55% जो है इसी से CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है। अब इस रिपोर्ट में सुधार के लिए क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा है कि वर्ल्ड नीड्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस। भाई जरूरी है, भाई दुनिया को ग्रीन हाउस गैस कम करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और जो हम सोच रहे हैं, जिस प्रकार से हम आराम से सोच रहे हैं ना कि चल हो जाएगा हो जाएगा, वो जो कैजुअल अप्रोच है ना दोस्तों, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो रिकमेंडेशन यही है कि भैया अगले 8 सालों के अंदर हमारा जो CO2 का लेवल है या ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल है, उसको हमें अनप्रेसिडेंट लेवल पे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। देयर इज अ नीड फॉर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, हमें और टेक्निक चाहिए। जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी जो बड़े बड़े उद्योग है ना, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन एमिट कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि वो जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर हम कुछ ऑल्टरनेटिव जो है सोल्यूशन लेके आएँ, ताकि कम जो है एनर्जी का कंजम्पशन हो और उसकी वजह से हमारे देश के अंदर में ऊर्जा की खपत जो है पूरी दुनिया के अंदर में वो बचे, है ना। ग्रीन एनर्जी को लेके आना पड़ेगा। अर्जेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड टू डिलीवर द इनॉर्मस कट्स नीडेड टू लिमिट, और हमें कई नए नए तरीके खोजने पड़ेंगे ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को हम क्या कर सके, कम कर सकें। अनकंडीशनल और कंडीशनल जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, अभी उनसे केवल 5 और 10%, 5% किससे, जो आपका अनकंडीशनल है, और जो कंडीशनल है उनसे केवल 10% एमिशन कम होगा 2030 तक। तो हमें क्या चाहिए कि जो अनकंडीशनल है, ठीक है, इससे हम कितना परसेंट करें, 30%, और कंडीशनल से कम 45% एमिशन कट करें, तब जाके बात बनेगी, तब जाके जो डेंजरस प्रभाव है वो आपके रुक सकते हैं, किससे, क्लाइमेट चेंज के। क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, अलग अलग तूफान आने लगे यार, बिना मतलब के चक्रवात आने लगे, हीट वेव, फॉरेस्ट फायर, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नेशनल जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, UNEP है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है दैट सेट्स द ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा। इसी ने एमिशन गैप रिपोर्ट यही रिलीज कर रही है, तो इसके बारे में थोड़ा देख तो ले, ठीक है। सो ये जो है एजेंसी, इसके बारे में हम देख रहे हैं थोड़ा सा। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है दैट सेट्स द ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा। पूरी दुनिया के अंदर में जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडे हैं वो यही निर्धारित करती है। UNEP का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो नैरोबी के अंदर है, केनिया में। इट सेट द ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा, इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड इट आल्सो सर्व एज अथॉरिटी एडवोकेट फॉर द ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ वर्क की बात करूं मैं दोस्तों, तो ये 7 ब्रॉड थीम के ऊपर काम करती है जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर, डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, आपका इकोसिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल गवर्नेंस के ऊपर, केमिकल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी, एनवायरमेंट अंडर रिव्यू। तो इन सारे 7 ब्रॉड एरिया के ऊपर में क्या करती है, काम करती है। इसकी कुछ रिपोर्ट भी है, जैसे अभी हमने पढ़ी कौन सी,
अभी हमने पढ़ी एमिशन गैप रिपोर्ट, इसके अलावा अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी आती है इसकी, इसके अलावा ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक आती है, फ्रंटियर आती है, इन्वेस्ट इनटू द हेल्दी प्लेनेट ये आती है। सो दीज आर द डिफरेंट मेजर रिपोर्ट्स जो इसके अंदर में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिलेटेड सर्च में मैं चाहूंगा, वैसे एमिशन गैप रिपोर्ट तो हमने बता दी है, ऐसी अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। ठीक है, बहुत है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा एमिशन गैप के बारे में, इसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं, भाई टॉप के एमिटर कौन से थे, अभी पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है, कौन पब्लिश करता है, इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या मुख्य बात बताई गई है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ठीक है, और इसकी और कौन सी रिपोर्ट है ये आपसे पूछा जा सकता है। एक सवाल है आपका कॉमन कार्बन मैट्रिक्स का, ये भी मैं बताया था, ये लास्ट वाला डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी, ए इज द करेक्ट आंसर। कॉमन कार्बन मैट्रिक्स जो है यूएनईपी के द्वारा सपोर्ट की जाती है। इससे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा बिल्डिंग हम बनाते हैं उससे कितना कार्बन एमिट होगा, ये थोड़े दिन पहले हमने किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस के लिए सवाल है दोस्तों, क्या डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट्स ऑन द क्लाइमेट चेंज, explain the control measure to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming in the light of Kyoto protocol। 2022 के अंदर में मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप देख लो कितना आसान सवाल था, आपको सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करना था और साथ साथ आपको बताना था कि हमने क्या क्या कदम उठाए हैं ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन, इस बार पूछा गया 2022 के अंदर में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों जीएम मस्टर्ड। देखो दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड भारत के अंदर में केवल और केवल अभी तक अगर मैं बात करूं तो एक ही फसल ऐसी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और भारत के अंदर में अलाउड है, जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, वो है जीएम कौन सी, कॉटन। ठीक है, कॉटन के अलावा हम भारत के अंदर में कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है उसको हम नहीं उगा सकते। तो अभी हमने क्या किया है, जेनेटिक मॉडिफाइड की एक नई वैरायटी हम लेके आए हैं जीएम मस्टर्ड, और जीएम मस्टर्ड को हमने अभी हमारी जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो कमेटी है उसने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, इस बीज को उगा के देखो, मॉनिटर करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम आती है क्या प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहां पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जीएम मस्टर्ड, तो जीएम मस्टर्ड के बारे में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारी है एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उसने रिकमेंड कर दिया है कि आप जो जेनेटिक मस्टर्ड, जो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, उसको आप एनवायरमेंट में रिलीज कर सकते हो और देखा जाएगा कि जो हाइब्रिड मस्टर्ड है किस प्रकार से काम करती है। अगर ये सेफ रहती है, ठीक है, ये हमारे इकोसिस्टम को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को अगर ये थ्रेटन नहीं करती है, हेल्थ के लिए अच्छी है, तो फिर इसी को उगाया जाएगा। आप इसको जीएम मस्टर्ड या DMH11 के नाम से भी जानते हो, हम इसको बुला सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11 फॉर सीड प्रोडक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन स्टडीज विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिफेक्ट। तो अभी इसके सीड भी बनेंगे, बीज बनाए जाएंगे इसके, अभी तो ठीक है अप्रूवल मिल गया तो अब बीज बनेंगे, फिर इसको फील्ड में ले जाके ट्रायल के लिए देखा जाएगा, फिर बाद में मास स्केल के ऊपर में इसका प्रोडक्शन होगा जेनेटिकली मेडिकेट इसका। अब इसका DMH हम 11 बोल रहे हैं, तो DMH11 क्यों है, फुल फॉर्म है इसकी आपका धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH11। ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, दीपक पैंतल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी थ्रू ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी इन 2002। ये 2002 के अंदर में डेवलप की गई थी। सोचो अब इसको अप्रूवल मिला है कि ठीक है इसके बीज बनाओ और एनवायरनमेंट के अंदर में कंट्रोल रिलीज करके देखते हैं इसको। DMH11 वाज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी प्राइमरली इन्वॉल्व्ड द बार, ठीक है, बारनेस एंड बारस्तर जीन सिस्टम। ये टाइप ऑफ सरसों है, ये मस्टर्ड की वैरायटी है जिनके जीन को मिलाकर दोस्तों हमने ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो है DMH11 जो है इसको बनाया है। तो DMH11 जो है इट वाज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी प्राइमरली। अच्छा, सरसों के अंदर में क्या होता है आपको पता है, नर और मादा दोनों फूल, एक उस जो फूल आता है ना सरसों का, तो नर और मादा उसी में होते हैं, तो पॉलिनेशन के लिए उसको दूसरे फूलों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर में जिसमें एक ही फूल के अंदर में सेल्फ पॉलिनेशन होना, तो उसके अंदर में इस प्रकार से हाइब्रिड बनाना या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बट ये बहुत सक्सेसफुली करके देखा है। और इसके अंदर में बारनेस और बारस्तर के जीन सिस्टम को क्या किया है दोस्तों, इंक्लूड किया है और फिर इसको डेवलप किया गया है। DMH11 जो है बाय क्रॉसिंग अ पॉपुलर इंडियन मस्टर्ड वैरायटी जिसका नाम है वरुणा। वरुणा एक वैरायटी है हमारे देश के अंदर में उगाई जाती है वरुणा। तो बेसिकली ये आपका बारनेस लाइन की है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें बारनेस लाइन से। तो वरुणा मस्टर्ड जो है बारनेस लाइन की है, उसको हाइब्रिड कराया गया है दोस्तों ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट, जिसको हम बारस्टार बोल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में म्यूटेंट कराया गया है।
DMH-11 इज क्लेम टू हैव शोन एवरेज 28% यील्ड इंक्रीज। जो हमारी वरुणा सिस्टम ये है ना वरुणा, इजी तो बनी है, तो ये इंडियन वैरायटी है, तो इस सरसों से 28% ज्यादा ये जो है सरसों क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, ये देखा है हमने। 28% यील्ड जो है इसकी ज्यादा बताई गई है। व्हाट एग्जैक्टली इज हाइब्रिड मस्टर्ड? अब ये हाइब्रिड मस्टर्ड क्या होते हैं? देखो कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। दो अलग अलग पौधे हैं, जेनेटिकली दोनों अलग अलग हैं, और उनके जीन्स को हम क्या करते हैं, मिला दे, मर्ज कर दे, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और ये हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम करते हैं। अच्छा, कई बार जरूरी नहीं होता कि दो प्लांट ही हो, एक जीव भी हो सकता है, एक प्लांट भी। अब जो DMH-11 बनाया हमने, इसमें सॉइल बैक्टीरियम का जीन्स हमने क्या किया है दोस्तों, ऐड किया है। एक तो सरसों के ही जीन है, और दूसरा सॉइल बैक्टीरिया जो है उसके भी हमने जीन्स को क्या किया है दोस्तों, मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर हमने ऐड किया है। तो जरूरी नहीं है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो उसके अंदर में भाई अलग अलग पौधों के ही जीन्स हम डालते हैं, हम जीन को ऑल्टर करते हैं। जो जेनेटिक जीन्स क्या होते हैं दोस्तों, जो आपकी गुणसूत्र, जो पीछे के जो क्या बोलते हैं उसको, जो गुणसूत्र होते हैं वो जीन्स पे होते हैं, तो जो एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करते हैं, तो उसको चेंज किया जाता है, उसको ऑल्टर किया जाता है, बदला जाता है उसको। तो हमने इसको बदला हुआ है, तो हमने सरसों, ठीक है, साथ ही साथ में सॉइल बैक्टीरियम के जीन्स को इसके अंदर में ऐड किया है, और उसके बाद में हमने DMH-11 को बनाया है दोस्तों। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक F1 ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सच क्रॉस ट्रेंड्स टू हैव हायर यील्ड्स देन व्हाट ईदर पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअली जीन्स आर। अब हमने इसको किससे बनाया, वरुणा और यूरोप वाली हीरा 2 से, तो दोनों से इसमें ज्यादा उत्पादन होगा, ठीक है। दो जो पहला ऑफस्प्रिंग निकल के आएगा, मतलब इनसे दोनों के हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आएगा वो क्या होगा दोस्तों, वो पहला, वो पुराने वाले से ज्यादा अपने को वो देगा। सच हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट इजी इन मस्टर्ड। मैंने बताया था मस्टर्ड के केस में, सरसों के केस में ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि सरसों में क्या होता है, दोनों जो मेल और फीमेल होते हैं ना, एक ही फूल में होते हैं। ऐसे में काम थोड़ा सा क्या हो जाता है दोस्तों, मुश्किल हो जाता है, बट इसको सक्सेसफुली जो है कर लिया है। ये एक सेल्फ पॉलिनेटिंग जो है प्लांट होता है, किसका, मस्टर्ड का। सिंस द एग ऑफ वन प्लांट कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड बाय द पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर, इट लिमिट्स द स्कोप फॉर डेवलपिंग हाइब्रिड अनलाइक द कॉटन, मेज और टमाटो। आप समझ रहे हो, इनमें भी हमने क्या बनाया, हाइब्रिड GM क्रॉप बनाई है, बट उसमें आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे जो पौधा है उसका पोलन जाके, मतलब एक पेड़ है और दूसरा पेड़ है, तो दूसरे पेड़ का पोलन जो है इसको फर्टिलाइज कर सकता है। बट इसमें क्या होता है, एक ही फूल में नर और मादा दोनों होते हैं, तो उनका फर्टिलाइजेशन जो है वो जरूरी है, दूसरे पेड़ से नहीं हो सकता। इसीलिए जो है सरसों के केस में थोड़ा सा ये चैलेंजिंग काम था, बट इसको भी जो है वो करके दिखाया है। अब इसमें जीन्स कौन कौन से शामिल हैं दोस्तों, तो हाइब्रिड मस्टर्ड DMH-11 के अंदर में 2 एलियन जीन को आइसोलेट किया गया है सॉइल बैक्टीरिया से, सॉइल बैक्टीरियम, जिसको नाम दिया गया बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसिनेसिया। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको भाई, ठीक है, बैसिलस अमाइलोलिफेनेसियस, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी ये जो है ये टेक्निकल है, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, किसी को समझ में आए तो देख लेना भाई, PDF आपको मिल जाएगी, देख लेना इसके अंदर में। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर में काम करती है, और इसका काम क्या है कि अगर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम भारत के अंदर लेके आते हैं, इंडियन एनवायरनमेंट के अंदर हम रिलीज करते हैं, तो पहले इससे जाके आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। यही इसके काम होते हैं, यही इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, C295MW। तो हिस्टोरिक डील हुई है पहली बार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के अंदर जाकर इसका उद्घाटन भी कर दिया, शिलान्यास भी कर दिया है। तो टाटा और एयरबस दोनों मिलके ना ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है, ये बनाएंगी, जिसका नाम है C295MW, ठीक है। बाद में इसको सिविल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत का जो इंडियन एयरफोर्स हम जो अभी यूज करते हैं ना, एवोरा, वो एज्ड हो रहा है, मतलब उसकी उम्र ज़्यादा होती जा रही है, तो हम जो है अब ये नया ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, ये फाइटर जेट नहीं है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है C295MW, तो ये हम बनाने वाले हैं दोस्तों। तो इंडिया का एयरबस और टाटा, ठीक है, मिलके इसको क्या करेगी दोस्तों, इसको बनाएगी, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, तो इसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा वडोदरा के अंदर में। तो ये डील जो है साइन हो चुकी है, ठीक है। चलिए इस पे बात करते हैं दोस्तों। PM टू ले द फाउंडेशन, ये हमने बात कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन, वडोदरा, हो गया आज काम, ठीक है। तो इसके तहत में क्या किए जाएंगे, भारत के अंदर में ये एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। तो पहले जो 16 एयरक्राफ्ट हैं वो तो भारत को फ्लाई अवे कंडीशन में दिए गए हैं, ठीक है, भारत को मिल जाएंगे। बाकी का प्रोडक्शन भारत के अंदर होगा, और एक बार जब ये भारत में बन जाएंगे
तो उसके बाद इनको बाकी देशों को भी बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे खुद रखेंगे। टोटल शायद आई थिंक मैं अभी बताता हूँ कितने की बात हुई है, ठीक है। तो 16 हमें मिलेंगे फ्लाई अवे कंडीशन के अंदर में। ये हमें सितंबर 2023 से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और अगस्त 2025 तक हमें सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी भारत में बनेंगे, बाकी इंडिया में बनेंगे। पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 में हम भारत में बनाएंगे। इसको आप सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। जो 56 के 56 एयरक्राफ्ट जो बनने वाले हैं, ठीक है, 56 एयरक्राफ्ट बनेंगे, 16 हमें फ्लाई अवे कंडीशन में और बाकी के 40 जो है वो भारत में बनेंगे। इसमें सब में हम इंडिजिनस भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है हम इसमें लगाएंगे, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड भारत डायनामिक ने बनाई है। उसके बाद ये जो बाकी के 40 होंगे दोस्तों, हम सारे तो रखेंगे नहीं 56 के 56, इनको हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं, लेकिन बेचेंगे उसको जिसको भारत अथोराइज कर देगा। इंडिया जिसको कह देगा ठीक है इसको बेच दो, उसको बेचा जाएगा। तो ये जो है एयरबस, और एयरबस के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो एयरबस के साथ साथ और कौन है, टाटा, दोनों ने ये कॉपरेशन किया है और उसके तहत ये बनाया। ये पहली इस प्रकार का जो है प्रोजेक्ट है जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट बनाए जाएंगे बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसकी है भाई, टाटा। टाटा का नाम यार कोई छोटा नहीं है इंडिया के अंदर में, ठीक है। 16 एयरक्राफ्ट जो है दोस्तों वो हमें फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे, 40 जो है भारत में बनाए जाएंगे बाद में। सितंबर 2021 में कैबिनेट कमेटी जो है सिक्योरिटी में, उन्होंने इसको अप्रूवल दिया था कि भाई ये हमें भारत के अंदर बनाने हैं 56 C295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ऐसे, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है दोस्तों, 5 से लेकर 10 टन की कैपेसिटी है इसकी। और इसमें अगर हम बात करें तो इससे हमारा जो एवोरा है जो हम आज यूज़ करते हैं उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। इसके अंदर पीछे से रियर रैंप डोर है, आपने देखा होगा, ठीक है, पिक्चरों में देखा होगा, पीछे से खुलता है ये, तो उसमें से पैरा ट्रूपर को भी कुदाया जा सकता है। और साथ साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहीं से कार्गो वार्गो जो है भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 40 से 7 पैरा ट्रूपर और 70 पैसेंजर हम इसमें लेके जा सकते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो है ये भारत की जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज है उनको क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसकी एक खास बात क्या है ना कि मान लो जो जिस पे टेक ऑफ करेगा रनवे जो है, अगर वो सेमी प्रिपेयर्ड है तो भी चल जाएगा, मतलब ठीक ठाक बना हुआ है, बहुत अच्छे से नहीं बना तो भी ये काम चल जाएगा। अच्छा दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, एक बार जाके वो एनरोल कर लो यार, देखो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैंने, कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाफट से जाओ, स्लॉट बुक करो तुरंत, इस क्लास के बाद में हम वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बार बुक करो यार, फटाफट सब स्लॉट बुक करो, 1 मिनट के अंदर मैं वहीं आ रहा हूं। ये साइब्रो कॉकरोच है, ठीक है, तो ये कॉकरोच है ना, कॉकरोच के ऊपर में ये सिस्टम लगा दिया। तो जापान क्या करेगा, मान लो कभी क्या होता है अर्बन एरिया के अंदर में, शहर के अंदर में मान लो टेररिस्ट घुस जाए, तो ऐसे में ऐसी नहीं कि आप आर्मी को बुलाओ, मिलिट्री को बुलाओ, मार दो सब कुछ। अर्बन वॉरफेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ लोग होते हैं और लोगों की सिक्योरिटी को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे के अंदर में ना, अर्बन वॉरफेयर के अंदर में, ठीक है, कॉकरोच के ऊपर ना ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम बनाएगा, तो इससे मॉनिटर किया जाएगा अंदर। भाई आदमी जाएगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन कॉकरोच अगर जाता है, ठीक है, तो शायद उस पर लोग ध्यान न दे। तो ऐसे कॉकरोच के माध्यम से, ये कॉकरोच जिंदा है, कॉकरोच, इसके ऊपर में इस सारा सिस्टम लगा दिया। ये सिस्टम चलेगा सोलर लाइट से, ठीक है, पूरा सर्किट बना रखा है, सोलर लाइट से जाएगा, ये अंदर कॉकरोच को घुसा दिया जाएगा और कॉकरोच को मॉनिटर किया जाएगा। अब ये ऐसा नहीं कॉकरोच खुद जाएगा, है, कॉकरोच के जो पैर हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल किया गया है, जहां चाहेगा वहां पर। तो जापान ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, साइब्रो कॉकरोच इसको नाम दिया गया है दोस्तों। Researchers in Japan are working on a cybro cockroach or a remote control insect wearing a tiny backpack of solar cell and electronic hardware. इसके कंधे पे हमने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और एक सोलर का वो बैकपैक जो है लगा दिया है। इसको हम साइब्रो कॉकरोच कह रहे हैं, रिमोट कंट्रोल्ड है, रिमोट कंट्रोल्ड इंसेक्ट है, हम रिमोट से इसको कंट्रोल कर रहे हैं दोस्तों। ये टैनी, इसके ऊपर मैंने बताया सोलर सेल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर दोनों चीज है इस पे। साइब्रो कॉकरोच जो है ना, इसको हम सर्वेलेंस के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। साइब्रो तिलचट्टा जो है ये शहरी खोज और बचाव, पर्यावरण निगरानी और मनुष्यों के लिए खतरनाक क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाली प्रक्रियाओं के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। साइब्रो कॉकरोच जो है दे आर पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स एंड पार्ट ऑफ मशीन। ये आधे मशीन है और आधे क्या है दोस्तों, कॉकरोच जिंदा है, ये मत सोचना कॉकरोच मरा हुआ है ना, मशीन नहीं है, कॉकरोच जिंदा है, उसके ऊपर हमने मशीन फिट की हुई है। द इंसेक्ट्स मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय टाइनी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसके ऊपर एक सर्किट लगा हुआ है, मैंने आपको बताया, उससे इसकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाएगा कि कहां जाना है कहां नहीं जाना, अपने आप से नहीं जा सकता भाई ये, ठीक है। 3D प्रिंटेड, इसके ऊपर कमर के ऊपर 3D प्रिंट करके सर्किट और सोलर पैनल जो इस पे लगाया उसी से ये चलेगा। एक स्मॉल वायरलेस मॉड्यूल जो है, कंट्रोल मॉड्यूल एंड हैंडलर विल बी एबल टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स लेग्स रिमोटली। आप दूर बैठ के इसके पैरों को कंट्रोल करके आप जहां ले जाना चाहो इसको लेके जा सकते हो। तो एक नई तकनीक है जिसको टेस्ट किया जा रहा है।
अगला टॉपिक है दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो पहली बार इसकी जो मीटिंग है दोस्तों वो कहां पर हो रही है, इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर में इसकी मीटिंग जो है वो दोस्तों हुई है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी गाइज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप एक बार इसको खुद से देख लेना। 28-29 अक्टूबर को हमने इस मीटिंग को होस्ट किया है दोस्तों इन मुंबई और दिल्ली के अंदर में। ये पहली बार है, फर्स्ट सच मीटिंग ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म की मीटिंग ये भारत के अंदर हुई है। तो ये पीडीएफ में दे दूंगा, एक बार इसको पढ़ लेना, बाकी सब हो गया। बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं। 2 प्रकार के कोर्सेज आपको मिलेंगे, प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए आपको कोड यूज करना है सुमित 10। मेक श्योर दोस्तों कोड आपको सुमित 10 यूज करना है। जब भी आपके पास फोन आए, आपसे कोई बात करे, बोल दो सुमित 10 कोड ही यूज करेंगे, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, आप समझ रहे हो, फिर आपको कोई और मेंटर मिलेगा, इसलिए बोल दो कि हम सुमित 10 कोड ही यूज करेंगे, नहीं तो हमें नहीं करना। बाकी ये है दोस्तों 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन, आप मेरा कोड लगाओगे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और अभी जो मेरा सेशन होने वाला है 1-to-1, उसमें जो एनरोल करेगा उसके लिए एक सरप्राइज भी है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी इसी सेशन में। सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।